हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पार्ट 1 में देखा था, हमने लगभग बहुत सारे एमसीक्यूज़ देखे थे। तो आज उसी वीडियो का पार्ट 2 है ये। ठीक है, तो आज भी हम बहुत सारे एग्रीकल्चर के आईएमपी क्वेश्चंस की बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। तो इसका राइट आंसर एक बार फिर से बता दीजिएगा, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, और कमेंट में बता दीजिएगा ये, ठीक है। और जैसा कि पता है, ये पीडीएफ मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया था। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नई ऐड हुए हैं, अभी आप नए हैं चैनल पर, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी चीज़ें अपडेट मिलती हैं। नोट्स के वहाँ पर प्राइस अगर किसी ऑफ़र में कम होते हैं तो वो भी आपको पता चलते हैं। और अगर आपको एमपीपीएटी के नोट्स चाहिए तो आप भी कांटेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, जैसे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। अब चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में कुछ स्पेशल है। जैसे कि आपको पता है, हर बार मैं क्वेश्चंस लेकर आता हूँ तो उसके साथ मैं खुद एक्सप्लेनेशन देता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर लिख कर लाया है, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कॉपी में अच्छे से नोट कर पाओगे, ताकि आपकी एमपीपीएटी की प्रिपरेशन और भी मजबूत हो जाए और आप बीएससी एग्रीकल्चर कर पाओ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम कुछ उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। इसलिए कॉपी पेन ज़रूर निकाल के रखिएगा, ताकि आपको कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। यानी कि आप जो अभी JNKV के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू के लिए, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के लिए, या फिर RVSKV राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, इनसे पहले भी जो है एक विश्वविद्यालय खुला हुआ था, जो कि भारत का सर्वप्रथम सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय था। आपको पता होना चाहिए, जो है JNKV की स्थापना 1964 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो है RVSKV की स्थापना 2008 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की स्थापना कब हुई थी, किस वर्ष में हुई थी, तो 1964 में हुई थी, और RVSKV की 2008 में हुई थी। ये बात ध्यान रखिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये पूछा है, भारत का सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इसका राइट आंसर आएगा JB पंत। पंतनगर में ये स्थित है, ठीक है। गोविंद बल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, पंतनगर में ये स्थित है। यह भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना कब हुई है, आप देख सकते हो 1960 में हुई है। और जवाहरलाल नेहरू की कब हुई थी, 1964 में हुई थी, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। दो आप मेन यूनिवर्सिटी सबसे पहले याद रखिए, एक जवाहरलाल नेहरू 1964, और JB पंत यानी कि गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है, पंतनगर में है। 1960 में स्थापना हुई थी, सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय था भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI की स्थापना कब हुई। IARI की स्थापना कहाँ स्थित है, सॉरी, इसकी ये स्थित कहाँ पर है, ये पूछा गया है। तो जैसे कि आपने अगर पहले वाला वीडियो देखा होगा MCQs, तो उसमें मैंने बताया है कि IARI आपका कहाँ स्थित है, और इसका फुल फॉर्म भी मैंने बताया था, ठीक है। ये आप फुल फॉर्म इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है IARI का। अगर आप फुल फॉर्म बताते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप भी कहीं ना कहीं MPPAT के लिए जागरूक हैं, आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हैं। अगर आप सभी कमेंट करते हैं तो मैं ये समझ जाऊंगा, और आपके लिए अच्छे अच्छे MCQs की वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B हो जाएगा, दिल्ली में जो है IARI स्थित है। इसका देखते हैं, IARI जिसे पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपसे अगर कोई क्वेश्चन में पूछा जाता है पूसा बासमती, ठीक है, पूसा बासमती अगर आपसे पूछ लिया किसकी किस्म है, ठीक है, तो धान की किस्में आपको तो याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर पूछ लिया कहाँ से निकाली गई है, तो IARI से निकाली गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, किसे कहते हैं हम, इसे IARI को हम पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। यानी कि यहाँ से जो भी वैरायटीज़ निकलती हैं, उनके सामने पूसा लिखा हुआ रहता है। यानी कि अगर आप कोई भी वैरायटी के सामने पूसा लिखा हुआ देखें, तो आप समझ जाइएगा कि ये IARI से निकली हुई है, पूसा दिल्ली से निकली हुई है, पूसा इंस्टीट्यूट से निकली गई है, जो कि दिल्ली में स्थित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर
आप इसे कॉपी में नोट कर सकते हो, या फिर मैं तो इसको ग्रुप में जो है शेयर कर ही दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ऑफ कॉस्ट है। ग्रुप की जो है लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, किस फसल को कैश क्रॉप कहा जाता है? कैश क्रॉप समझ लीजिए पहले, कैश क्रॉप होती क्या है? तो कैश क्रॉप वो होती है जिसका कोई भी बिना प्रोसेसिंग के सीधे उपयोग किया जा सकता है, तो वो कैश क्रॉप कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, गेहूं की, मक्का, किसी गन्ना की, मूंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गन्ना, क्योंकि आप डायरेक्ट गन्ना को काट कर लाएं और आप खा सकते हैं उसको, गन्ना छीला उसके, ठीक है, और उसको जो है ईट कर लिया, तो जो है डायरेक्ट कैश क्रॉप कहलाती है। या फिर उसको ट्रैक्टर में जो है भरा कर उसको मंडी के लिए भेज दिया, ठीक है, तो उसको कोई भी प्रोसेसिंग नहीं करी आपने, जस्ट खेत से काटा और जो है भेज दिया। लेकिन आप ऐसा गेहूं के साथ नहीं कर सकते, गेहूं को काटोगे, फिर उसका हार्वेस्टिंग किया, फिर उसकी थ्रेसिंग किया, फिर उसके बाद उसको जो है विनोइंग किया, उसके बाद आप जो है मंडी में भेजोगे, तब जाके वो गेहूं बिकने योग्य होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है गन्ने में। गन्ना क्या है कि आपका डायरेक्ट खेत से काटा और डायरेक्ट ट्रैक्टर में उसको जो है लोड करके आपने भेज दिया बेचने के लिए, तो वो कैश क्रॉप कहलाती है, जिसमें कोई भी परिष्करण नहीं होता, कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होती। अच्छा, गन्ना के साथ और कौन सी कैश क्रॉप है, आपको ध्यान लगाएं आप और सोचें कि और कौन सी कैश क्रॉप है। नीचे देखते हैं, यहाँ पर वैसे दिया हुआ है, देखो आप, यहाँ पर एक अच्छी सी परिभाषा लिखी हुई है, कैश क्रॉप वे फसलें होती हैं जिन्हें किसान बाजार में सीधे बाजार में बेचकर आमदनी कमाते हैं, कोई भी अलग से प्रोसेसिंग नहीं करते हैं, सीधे बाजार में बेच देते हैं। और उदाहरण क्या है, गन्ना, कपास, तंबाकू, ठीक है, ये तीनों जो है कैश क्रॉप हैं। ये आते हैं कभी कभी कि कौन कौन सी कैश क्रॉप है एमपीपीएटी में, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, गन्ना, कपास और तंबाकू तीनों कैश क्रॉप है। ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर ए देखो आप, तो दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? व्हाइट रेवोल्यूशन से संबंधित है। और बागवानी आपका जो है किससे संबंधित है? आपका शहद, ठीक है, शहद और बागवानी जो है ये संबंध रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फलों का निर्यात भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा टमाटर, प्याज, आलू, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ग्रीन, टमाटर, प्याज, आलू से संबंधित है, या फिर हरी सब्जी से संबंधित है, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन योजना का उद्देश्य टमाटर, प्याज, आलू यानी कि टॉप यानी कि टमाटो, ऑनियन और पोटैटो की कीमतों को स्थिर करना और किसानों की आय को बढ़ाना है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो गोल्डन रेवोल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, बागवानी और जो शहद का मैंने बताया था ना, वही गोल्डन रेवोल्यूशन से संबंधित है। जस्ट हमने अभी 4th नंबर क्वेश्चन में बात की थी, बागवानी और शहद, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो फल और शहद उत्पादन से संबंधित है। अच्छा, मत्स्य उत्पादन किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति से मत्स्य उत्पादन संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो आपका मत्स्य यानी कि मछली पालन यानी कि नीली क्रांति से संबंधित है, ठीक है। दुग्ध उत्पादन व्हाइट रेवोल्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। और राइट इसका आंसर क्या होगा? गोल्डन रेवोल्यूशन फल और शहद उत्पादन से संबंधित है, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पहले देख लो, गोल्डन रेवोल्यूशन भारत में फल, शहद और बागवानी उत्पादन के को बढ़ाने से संबंधित है ना, बागवानी उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जायद फसलें किस मौसम में बोई जाती है? ये आप तो बेसिक क्वेश्चन है, जायद हो गया, रबी हो गई, खरीफ हो गई, ठीक है। ये आपको इनको याद रखना है कि किस फसल में बोई जाती हैं फसलें, किन फसल में किस मौसम में जो है हार्वेस्ट यानी कि कटाई की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर जो है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, एमपीपीटी की प्रिपरेशन कर रहा हो तो इतना तो आना ही चाहिए, नहीं आता है तो सीख जाएंगे। इसलिए एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पर डेली बेसिस पर आपको एमसीक्यूज अब मिलने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। वैसे आप जो अभी आप तरबूज, खरबूज और ककड़ी खा रहे हैं ना, ये जायद की फसलें होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गई, खीरा जिसे कहते हो आप, है ना, तो ये सारी तीनों जो है जायद की क्रॉप है, याद रखिएगा। अप्रैल में इनको, मार्च अप्रैल में जो है बुआई होती है और इनकी कटाई जून तक हो जाती है। बहुत ही कम अवधि की फसल होती है ये, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कृषि
जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है। तो आपको कोई भी यहाँ पर जनगणना की बात आती है ना, तो उसमें आप याद रखिएगा लगभग 5 साल में कोई भी जनगणना की जाती है, ठीक है। तो इसका सिंपल सा है, थोड़ा बेसिक नॉलेज लगाइए। चुनाव भी 5 साल में होते हैं, वैसे ही जनगणना भी आपकी हर 5 साल में होती है। किस लिए होती है? ताकि खेती की स्थिति देखा जा सके, भूमि का उपयोग देखा जा सके, यानी कि 5 सालों में खेती का क्षेत्र बढ़ा है या घटा है, या फिर बागवानी फसल का क्षेत्र बढ़ा है, या फिर फील्ड क्रॉप का फसल का क्षेत्र बढ़ा है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसी के लिए यहाँ पर जो है कृषि जनगणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक दलहन उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। आप जहां रहते हो, आप जिसकी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट मध्य प्रदेश जिसका आप एग्जाम दे रहे हो, वहीं पर सबसे ज़्यादा, यानी कि अपने मध्य प्रदेश में दलहन सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। महाराष्ट्र में आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा संतरा उत्पादन होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है, महाराष्ट्र में संतरा उत्पादन होता है। राजस्थान में जो है जीरा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, जीरा, जो कि एक जो है क्या है, एक मसाले वाली फसल है। जीरा सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अमरूद होता है। और ये तीनों स्टेट में और कौन कौन सी क्रॉप सबसे ज़्यादा होती हैं, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। एमपी में सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखो, मध्य प्रदेश को पल्सेस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि यह देश में सबसे ज़्यादा दलहन यानी कि चना, अरहर, मसूर पैदा करता है। ये आपको याद रखना है। मसूर का वैज्ञानिक नाम क्या है? लेंस एस्कुलेंटा मसूर का वैज्ञानिक नाम होता है, ये आपको याद रखना है, लेंस एस्कुलेंटा, ठीक है। क्योंकि कई बार पूछा गया है मसूर का वैज्ञानिक नाम, कई बार क्वेश्चंस में आपके पीएटी एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मसूर का वैज्ञानिक नाम लेंस एस्कुलेंटा। मसूर क्या है, कभी कोई बच्चा याद नहीं करता है और एग्जामिनर उसको दे देता है, तो आप मसूर का भी याद रखिएगा। फसल बीमा योजना निगरानी कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि मंत्रालय भारत की जो है फसल बीमा योजना की निगरानी करती है। आप एक्सप्लेनेशन भी देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की निगरानी भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते ऑप्शन नंबर बी कृषि मंत्रालय, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप अच्छे से सेशन को देख रहे हैं, अच्छे से रीड कर रहे हैं, अच्छे से लिख रहे हैं, अच्छे से सुन रहे हैं, तो आपको पता होगा मैंने ब्लू रेवोल्यूशन के बारे में आपको बताया था। तो अगर अच्छे से देखा है तो इसका राइट आंसर आप बहुत ही जल्दी बता दोगे, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मछली से संबंधित है ब्लू रेवोल्यूशन, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छे से आप देखिए सेशन को, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। ब्लू रेवोल्यूशन भारत में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित है, इससे जल आधारित आजीविका को बल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सेशन का मेरे ख्याल से ये लास्ट क्वेश्चन भी है। कृषि में जीपीएस तकनीक का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? जीपीएस समझते हो ना, मतलब कि सैटेलाइट का उपयोग किया जा रहा है। ये सैटेलाइट है, समझ जाओ, और यहाँ पे धरती है, यहाँ से इसको सैटेलाइट से देखा जा रहा है कि क्या नीचे हो रहा है। तो किसके लिए देखा जा सकता है? बेसिक नॉलेज लगाइए। बीज उत्पादन के लिए क्या? बीज उत्पादन के लिए यहाँ पर सैटेलाइट का उपयोग करेंगे? नहीं। भूमि सर्वेक्षण और मैपिंग के लिए उपयोग करेंगे क्या? ठीक है, तो इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कीटनाशक छिड़काव के लिए करेंगे क्या? नहीं। सैटेलाइट से तुम क्या कीटनाशक का छिड़काव करोगे? नहीं। सिंचाई व्यवस्था देखोगे क्या? सिंचाई करोगे सैटेलाइट से, स्पेस से तुम सिंचाई करोगे फसल में? नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूमि सर्वेक्षण और मैपिंग जो है जीपीएस तकनीक से की जाती है। जैसे कि आपने सैटेलाइट लगा दिया और आप पर्टिकुलर एक एरिया में देखना चाहते हो कि यहाँ पर कौन सी क्रॉप लगी है, हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यानिकी वाली फसल लगी है या फिर जो है एग्रोनॉमी वाली फसल लगी है, तो आप सैटेलाइट से देख सकते हो। ये यहाँ पर जो है फ़ायदा हो जाता है। और भी बहुत से फ़ायदे हैं, कितने क्षेत्र में जो है फसल लगी है ये आप तैयार कर सकते हो। तो बहुत सारा डाटा यहाँ पर तैयार हो जाता है जीपीएस के थ्रू। लिखा हुआ है देखो, जीपीएस तकनीक का उपयोग भूमि का नक्शा बनाने, खेतों की सीमा तय करने और सटीक खेती में उपयोग किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक मेरे ख्याल से लाइक तो कर ही दिया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ये एग्री एम्पायर पर अब आपको डेली के MCQs वीडियोस मिलने वाले हैं जो कि आपके MPPAT की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और ये PDF जो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।